केमिस्ट्री मंथन में आप सबका स्वागत है। हमारा एक टॉपिक चल रहा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे अपन। पहली टॉपिक पढ़ा था अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा टॉपिक पढ़ा अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर और तीसरा टॉपिक है हमारा आयनन विभव। क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, किसे कहते हैं आयनन विभव। देखिएगा, किसी भी तत्व के गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को या बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, आयनन विभव। आयनन विभव जैसे ए कोई तत्व का परमाणु गैसीय प्रवस्था में है, इससे आपको सबसे बाह्यतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है सामान्यतः है, और ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में आयनन विभव के मान में क्या होती है बेटा जी, कमी होती है। हमें ये पढ़ना है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम जो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक के तत्वों में कैसे परिवर्तन होता है वो देखना है। डी ब्लॉक के तत्वों का जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है उसका आयनन विभव का मान, उसके आयनन विभव का मान ये लिखा हुआ है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के ये आयनन विभव की वैल्यू लिखी गई है 631 किलो जूल पर मोल से लेकर 906 किलो जूल पर मोल के बीच की होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी से स्कैंडियम से पहले का तत्व होता है वो होता है कैल्शियम, एस ब्लॉक एलिमेंट, और जिंक के बाद कौन सा आता है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है, गैलियम। गैलियम ये क्यों लिखा गया है, डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव होता है वो एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम से भी ज्यादा होता है, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम से भी ज्यादा होता है, और पी ब्लॉक के तत्व गैलियम से भी ज्यादा होता है। ठीक है, दोनों ही तत्वों से क्या होता है, ज्यादा होता है, एस ब्लॉक से भी और इधर पी ब्लॉक से भी इनका क्या होता है, आयनन विभव का जो मान होता है वो अधिक होता है। ठीक है साहब, आयनन विभव क्या दर्शाता है, आयनन विभव जैसे एस, जिस तत्व का आयनन विभव कम होता है, जिसका आयनन विभव कम होता है अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जब कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व इन तत्वों की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं डी ब्लॉक के। अब बात करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक तत्वों का जो आयनन विभव का मान होता है उनके बीच में ज्यादा वेरिएशंस नहीं आता है, लगभग बहुत कम डिफरेंस आता है, इनकी बीच की जो वैल्यू होती है बहुत कम डिफरेंस आता है। सबसे ज्यादा आयनन विभव की जो वैल्यू होती है इसकी होती है प्रथम आयनन विभव। ये क्यों होता है, विन्यास क्या होता है 310 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण जिंक का आयनन विभव सर्वाधिक होता है, क्योंकि ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल, स्थायी विन्यास, स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको, स्थायी विन्यास, तो उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना में क्या कारण है कि क्रोमियम का सेकंड आईपी पड़ोसी वेनेडियम तथा मैग्नीज के सेकंड आईपी से अधिक होता है। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्रोमियम का जो सेकंड आईपी होता है वो पड़ोसी वेनेडियम तथा मैग्नीज के सेकंड आईपी से अधिक क्यों होता है। वेनेडियम, ये वेनेडियम लिखा आपने, क्रोमियम लिखा, और ये क्या लिखा आपने, मैग्नीज। ठीक है साहब, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d3 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 35 4s1, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा जी 35 4s2। एक इलेक्ट्रॉन निकालना आपको, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां से निकलेगा, यहां से। पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बोलते हैं आईपी फर्स्ट। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसको भी क्या बोलेंगे, आईपी फर्स्ट, इसको भी क्या बोलेंगे, आईपी फर्स्ट। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है आईपी फर्स्ट। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये किसमें बनेगा, वेनेडियम प्लस में, ये किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमियम प्लस में, ये किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्नीज प्लस में। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 3d3 4s1 इस स्टेट में। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन।
यहां पर क्या रहेगा बताइए, 3d5O(S)1। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है यहां से। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको, इस अवस्था में से यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। सेकंड आईपी की बात कर रहे हैं। सेकंड आईपी कहां से होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर कहां से निकलेगा, 4s1 से, आईपी सेकंड। इसके लिए होगा वेनेडियम 2+ में चेंज जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d3। इस कंडीशन में जो एनर्जी जरूरत पड़ती है, इसके लिए एनर्जी पड़ती है 1414 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए। इसमें देखिएगा, इसमें से आपको निकालना है, इसको बोलते हैं आईपी सेकंड। तो ये क्या बनेगा, क्रोमियम 2+, कॉन्फ़िगरेशन किसमें चेंज आएगा 3d4। इस कंडीशन में एनर्जी पड़ती है 1592 किलो जूल पर मोल। अगली वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से, इसको बोलते हैं सेकेंड आईपी। तो क्या बनेगा, मैग्नीज 2+, इसकी एनर्जी पड़ती है 1509 किलो जूल पर मोल। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d5। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन हमारा ये है कि क्रोमियम, ये क्रोमियम का सेकेंड आईपी वेनेडियम तथा मैग्नीज से ज्यादा होता है। इसकी आईपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1592 किलो जूल पर मोल। इसी कितनी दे रखी है, 1414 किलो जूल पर मोल। इसी कितनी दे रखी है, 1509 किलो जूल पर मोल। क्या कारण है कि क्रोमियम का सेकेंड आईपी वेनेडियम तथा मैग्नीज के सेकेंड आईपी से अधिक होता है, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेनेशन आपको समझ रहा दिख रहा होगा। आईपी किसे कहते हैं, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं आईपी। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, यहां से सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, स्थाई D5 कॉन्फ़िगरेशन। D5 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 4s1 एंड 4s1। तो क्या रीजन है, क्रोमियम में द्वितीय इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित स्थाई 3d5 विन्यास से निकलता है। ठीक है, 3d5 विन्यास से निकलता है, जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः क्रोमियम का सेकेंड आईपी वेनेडियम तथा मैग्नीज के सेकेंड आईपी से क्या होता है बेटा जी, ज्यादा होता है। कहां से कौन लिखता है इलेक्ट्रॉन, इसमें, जबकि इसमें S1 और S1 से निकलता है, इजीली निकल जाता है। तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। का आंसर लगेगा अर्धपूरित स्थाई D5 विन्यास के कारण। आंसर क्या लगेगा हमारा, अर्धपूरित स्थाई D5 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्रोमियम का सेकेंड आईपी अधिक होता है वेनेडियम तथा मैग्नीज से। ऐसे क्वेश्चन और देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कॉपर का सेकेंड आईपी पड़ोसी तत्व कौन कौन से होते हैं कॉपर के, एक तरफ कौन है, निकल, एक तरफ कौन है, जिंक। निकल तथा जिंक के सेकेंड आईपी से अधिक होते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का आयनिक विभव सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की तुलना में अधिक होता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है 5d श्रेणी के तत्व, और ये कौन से होते हैं अपने 4d श्रेणी के तत्व। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इस लेसन से केवल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन, क्यों, कैसे, क्या वाले। ये तत्व कौन से इसके तत्व है, दिस इज 4d श्रेणी के तत्व, ये 4d श्रेणी के हैं, और ये वाले कौन से आपके 5d श्रेणी के तत्व हैं, ये 5d श्रेणी के तत्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सामान्य नियम क्या कहता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक विभव क्या होना चाहिए, घटता है। लेकिन संक्रमण श्रेणी में कई सारे अपवाद है, उन्हीं में से एक अपवाद ये भी है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक विभव घटना चाहिए, आयनिक विभव क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन इन तत्वों का आयनिक विभव देखिएगा ऊपर वाले तत्वों से ज्यादा होता है, इन तत्वों का आयनिक विभव ऊपर वाले तत्वों से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये है हमारा कि इन
ऊपर से नीचे आने पर आयनिक विभव घटता है, लेकिन संक्रमण तत्वों की श्रेणी में 5D श्रेणी के तत्वों का आयनिक विभव 4D श्रेणी के तत्वों के आयनिक विभव की तुलना में अधिक होता है। क्यों? देखिएगा, वैल्यू वैल्यू याद नहीं रखनी है, हमें समझाने के लिए वैल्यू लिखी गई है। हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा। तो इसका रीजन क्या है, पहले ही पढ़ चुके हम रीजन। देखो, ये लेंथ में 57 होता है और यहाँ पर हैफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 72। लेंथ में 57 और हफेनियम 72 के मध्य, लेंथ में 57 हफेनियम 72 के मध्य तो कितने तत्व है, सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71। ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, 4f श्रेणी के 4f। ये इनको क्या बोलते हैं अपन, लेंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, लेंथेनाइड्स। इनको और सीरीज का नाम क्या रहता है, लेंथेनाइड सीरीज। तो होता क्या है, सीरियम से लेकर लुटेशियम की तरफ जाने पर परमाणु आकार में क्या होती जाती है, कमी। इस प्रवृत्ति को कहा जाता है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से लेकर लुटेशियम की तरफ जाने पर परमाणु आकार में क्या होती है, कमी। इसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। इस लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव किस पे पड़ता है, इन सब पर, इन सब पर। हफेनियम से लेकर मरकरीट पर लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने के कारण हफेनियम से लेकर मरकरी तक के तत्वों का आकार कम हो गया। इसकी तुलना में हफेनियम से लेकर मरकरी तक के तत्वों का परमाणु आकार ऊपर वाले तत्वों की तुलना में क्या हो जाता है, कम। आकार कम हो गया मतलब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ गया, उसको आपको निकालना है तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कंडीशन में क्या आंसर लगेगा, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण 5D श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार, तत्वों का परमाणु आकार 4D श्रेणी, 4D श्रेणी के तत्वों की तुलना में, तत्वों की तुलना में कम हो जाता है। अतः 5D श्रेणी के तत्वों से, 5D श्रेणी के तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा जी, समझ में आंसर क्या है कि हमने बोला कि इनका आयनन विभव बढ़ क्यों गया। तो आयनन विभव क्यों बढ़ गया, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण हफेनियम तथा हफेनियम के बाद वाले तत्वों का परमाणु आकार क्या हो जाता है, कम। किसकी तुलना में, ऊपर वाले तत्वों की तुलना में। तो आकार कम हो गया, आकार कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अतः हफेनियम और हफेनियम के बाद के तत्वों का आयनन विभव ऊपर वाले तत्वों की तुलना में बढ़ जाता है। सिंपल सा आंसर है इसका लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पढ़ा आयनन विभव, चौथा है रिएक्टिविटी। ट्रांजिशन एलिमेंट की रिएक्टिविटी देखनी है। तो देखो, किसी भी धातु की क्रियाशीलता, कोई भी धातु हो, धातु की क्रियाशीलता निर्भर करती है, धातु की क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है, आईपी के मान पर। किस पर डिपेंड करती है, धातु की क्रियाशीलता निर्भर करती है आयनन विभव के मान पर, आयनन विभव के मान पर निर्भर करती है। क्या संबंध होता है क्रियाशीलता और आयनन विभव में, इनवर्स रिलेशनशिप होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल में। यह संबंध होता है, आयनन विभव कम होगा तो क्रियाशीलता अधिक होगी।
ठीक है साहब, आयन विभव कम होगा तो क्रियाशीलता अधिक होगी। क्रियाशीलता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, हमें बात करनी है तो हम कैसे बात करते हैं, देखिएगा एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं एल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातु, और एक होते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल, की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS1, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है NS2। अगर आपने देखा हो तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं N-1 D 1 to 10, इसमें लिखते हैं NS1 और 2, दैट इज इनका आउटर मोस्ट एलिमेंट NS1 और 2, यहां पर भी क्या होता है 1 और 2। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन है क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु संक्रमण तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन है क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातु संक्रमण तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु संक्रमण तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों? देखिए क्रियाशीलता निर्भर किस पर करती है? आयन विभव के मान पर। ठीक है साहब, आयन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कहेंगे आयन विभव। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के उत्कृष्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर लेता है। ये कैसे ध्यान कर लेता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर लेता है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन सा विन्यास धारण कर लेंगे? उत्कृष्ट गैस विन्यास। उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण करने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन धारण कर लेगा? उत्कृष्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, यहां ऐसा नहीं है। उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन धारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर लेंगे, इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील। दूसरा रीजन आयन विभव का आंसर, आयन विभव इन तत्वों का, एस ब्लॉक के तत्वों का आईपी कम होता है किससे? डी ब्लॉक के तत्वों से। ठीक है, जिसका आयनिक विभव कम होगा वह अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कारण है कि क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु अधिक क्रियाशील होते हैं? तो आंसर सिंपल सा है कि क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं का आयनन विभव डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होता है, अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर लेते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में ऐसा संभव नहीं हो पाता है और उनका आयन विभव भी क्या होता है? अधिक। इसलिए संक्रमण तत्व कम क्रियाशील होते हैं एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। और क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है बेटा जी? आयन विभव के मान पर। देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हमने कंपेरिजन किया था एस ब्लॉक के साथ।
क्या कारण है कि संक्रमण तत्व कम क्रियाशील होते हैं? ठीक है, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व कम क्रियाशील होते हैं? देखिए क्या रीजन है। सिंपल अगर बात करें, उच्च आयनन विभव होता है, उच्च उद्रपातन, उच्च उद्रपातन ऊर्जा, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी होती है। निम्न विलायकन ऊर्जा होती है इनकी, निम्न विलायकन ऊर्जा होती है। और देखिएगा निम्न मानक इलेक्ट्रोड, निम्न मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है तथा संक्रमण तत्वों की धात्विक सतह पर, संक्रमण तत्वों की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, जो सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। क्या बनाती है? सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। ये कुछ रीजन है जिसके कारण संक्रमण तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। इनका रीजन क्या है? उच्च आईपी होता है, उच्च उद्रपातन ऊर्जा होती है, निम्न विलायकन ऊर्जा होती है, निम्न मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। उनकी जो धात्विक सतह होती है उस पर किसकी परत चढ़ी रहती है? ऑक्साइड की, जो इसको सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। इन सबके कारण जब कम क्रियाशील होगा तो धन विद्युतीय गुण भी क्या होंगे इसमें? कम। धन विद्युतीय गुण क्या होते हैं इनमें? धन विद्युतीय गुण क्या होते हैं? कम होते हैं। दुर्बल अपचायक होते हैं ये, दुर्बल अपचायक होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दुर्बल अपचायक होते हैं, दुर्बल अपचायक होते हैं। ठीक है साहब, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। आप देखिएगा दूसरा, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में क्रियाशीलता का क्रम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन से श्रेणी के तत्व होते हैं? 3D श्रेणी सबसे अधिक क्रियाशील है। उससे कम क्रियाशील 4D श्रेणी, और उससे कम क्रियाशील कौन से तत्व होंगे? 4D श्रेणी, 5D श्रेणी के। अत्यधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव होते हैं ये, मोर रिएक्टिव, और ये कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन से होते हैं? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी से कम, 5D श्रेणी से कम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, नोबल मेटल, या इसका दूसरा नाम उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु क्या होती है? ठीक है, ऐसी धातु, देखो नोबल गैसेस तो आपने नाम सुना होगा, 0L वर्ग के जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल मेटल, नोबल गैसेस कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनो, रेडियम। क्यों कहते हैं? बिकॉज कम क्रियाशील होते हैं। ऐसे संक्रमण तत्वों की श्रेणी में कुछ धातुएं होती है
जो बहुत कम क्रियाशील होती है, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है ना, तो उनको कहा जाता है नोबल मेटल। दे आर लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील जो धातु होती है, कम क्रियाशील धातु होने के कारण नोबल मेटल कहा, नोबल मेटल कहते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल देखिएगा, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर द नोबल मेटल। इनको हम क्या कहते हैं, नोबल मेटल कहा जाता है। नोबल गैस तो आपने सुना होगा, नोबल गैस तो 0 वर्ग के एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वो कम क्रियाशील होते हैं, ऐसे ही ये भी कम क्रियाशील होते हैं। इनका आंसर भी वही लगेगा, उच्च आईपी, उच्च उदरपातन ऊष्मा, निम्न विलायकन ऊर्जा, और इनकी धात्विक सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है जो इनके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। इस कारण इन सबको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई, मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा था एक बार, नोबल मेटल कौन कौन से, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड को कहते हैं नोबल मेटल। थैंक यू।